हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत और कूलाम के नियम। स्थिर वैद्युत और कूलाम के नियम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज से कंटिन्यू आपकी क्लास मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना है आवेश के बारे में। आवेश स्थिर होगा तो क्या होगा, आवेश गति में होगा तो क्या होगा। तो यहाँ मैंने आवेश को दो कंडीशन में डिवाइड किया है, एक स्थिर यानी रेस्ट की कंडीशन, दूसरा गतिमान यानी मोशन। यानी जब आवेश स्थिर होगा तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर उसके अंतर्गत आएंगे, और जब आवेश गतिमान होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो एक रफली आइडिया मैंने आपको दिया है। जब चार्ज स्थिर होगा तो उसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पहला चैप्टर जो आपको स्थिर चार्ज के अंदर केवल वैद्युत का गुण होता है, इसलिए आपके पहले चैप्टर का नाम क्या, स्थिर। स्थिर माने चार्ज एट रेस्ट, वैद्युतिक माने इलेक्ट्रिक। यानी जो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है, आपको स्थिर चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र के नियम, तमाम चीज़ें जो भी पढ़नी है वो स्थिर आवेश के कारण होती हैं। इसी में आपका गॉस का नियम भी पढ़ना, विभव विभवांतर भी पढ़ना, आगे संधारित्र तथा परावैद्युता इत्यादि पहले चैप्टर में। लेकिन वही चार्ज जब गतिमान होगा, जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके कारण कौन कौन से गुण उत्पन्न होंगे। चार्ज गतिमान होगा तो उसके अंदर वैद्युत के भी गुण आएंगे, वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय भी गुण आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया वैद्युत चुंबकीय। वैद्युत चुंबकीय में हमको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, वैद्युत धारा पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय गुण पढ़ने हैं इत्यादि जो सारे चैप्टर हैं। तो आपको जो पहली बुक है दो पार्ट में डिवाइड है। एक स्थिर चार्ज से जो चीज़ें हमको स्थिर चार्ज के बारे में आधे 50% स्थिर चार्ज के बारे में है, और जब गतिमान चार्ज के बारे है सेकेंड यूनिट आपकी गतिमान चार्ज के बारे में। तो इस पहले बुक में इन्हीं दोनों चीज़ों का स्टडी है। तो एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आगे जो कहानी स्टार्ट होगी वो होगी आवेश से। आवेश है क्या, चार्ज कहते किसे हैं। तो जनरली आप हाई स्कूल में मैं आपको बता चुका हूँ आवेश होता क्या है, आवेश के क्या क्या गुण हैं, आवेश के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो आवेश क्या है, तो जनरली आप क्लास 10th में आप जान चुके हैं कि आवेश क्या है। तो रफली मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी क्या है, वो बॉडी चार्ज हो चुकी है, यानी उस बॉडी पे क्या हो गया, आवेश आ चुका है। आवेश आने का मतलब, आवेश यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है यानी इलेक्ट्रॉन निकला है, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है बॉडी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसलिए मेनली आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है जिस बॉडी ने, और ऋणात्मक जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। इसके बाद आपका है आवेश के गुण। आवेश के गुण में आप देखिए, एक समान आवेश द्वारा प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश द्वारा आकर्षण। यानी जब दो आवेश एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे प्लस प्लस चार्ज प्रतिकर्षण, माइनस माइनस चार्ज प्रतिकर्षण। जब आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण, माइनस प्लस में क्या होगा, आकर्षण। ये चार्ज दो प्रकार के होंगे, इनमें दो तरह के गुण भी पाए जाएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण का। इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण पे आगे हमको चल के पढ़ना है। मैं आपको रिमेम्बर करा दे रहा हूँ, जो है कूलाम का नियम पढ़ना आपको, कूलाम का नियम। जस्ट आपको रिमेम्बर करा दो, इन्हीं चीज़ों में पढ़ना है। आगे है अगला प्रॉपर्टी है आवेश का, किसी भी आवेश या कोई भी आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं। यानी कोई वस्तु आवेशित है तो आवेशित वस्तु, यानी जब किसी वस्तु पे आवेश है, जितना आवेश है उस पर द्रव्यमान भी होगा। यानी कोई भी आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है।
जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के भी संभव होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी वस्तु पे चार्ज है तो वो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। यानी किसी बॉडी पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जा रहा है तो वो द्रव्यमान को साथ में लेके जाएगा, लेकिन वही एक बॉडी से एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान की जगह ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे चार्ज उसके साथ जाए ये ज़रूरी नहीं है। चार्ज जा रहा है तो अपने साथ द्रव्यमान लेकर जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जा रहा है तो इसका ये जरूरी नहीं कि वो अपने साथ चार्ज लेकर जाए, यानी आवेश लेकर जाए। आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी इसकी है, गतिमान आवेश का द्रव्यमान बदल जाता है। यानी चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसकी कंडीशन दूसरी है, और चार्ज जब गतिमान रहता है तो उसके द्रव्यमान पर इफेक्ट पड़ता है। यानी रेस्ट चार्ज का द्रव्यमान अगर मान लीजिए 10 kg है और वही वस्तु गति में आ गई तो उस पर जो चार्ज होगा वो पहले से बदल जाएगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा वो क्या होगा, बदल जाएगा। यानी चार्ज जो उस डिपेंड करेगा बॉडी के मोशन पे, बॉडी के मोशन पे डिपेंड करेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है m=m0/√1 - v²/c²। c जहाँ प्रकाश का वेग है, v जो व्यक्ति जिस वेग से जा रहा है वो वेग है, और m0 क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, और m क्या है, टोटल मास है। तो इस फार्मूला, ये आप 11th में फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं बताया भी हूँ, जो लोग मेरे क्लास लिए हैं उनको पता होगा। m0 रेस्ट मास और बॉडी का मास, इन दोनों में रिलेशन किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो ये m जो है m0 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये v कम है तो ये m और m0 लगभग बराबर होता है। ये है आवेश का जो है, आप कह सकते हैं आवेश का वेग के साथ रिलेशन, इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे भी। अगला नियम है आवेश संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता ही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है किसी भी प्रोसेस के द्वारा। जो भी प्रोसेस हो, आवेश का केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी विलगित निकाय में कुल आवेशों की संख्या नियत होती है। विलगित सिस्टम है, कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम में जो आवेश होंगे उनकी संख्या निश्चित होगी। यानी वो बाहर से चार्ज यानी आवेश नहीं ले सकता। जैसे मैंने दिखाया है, दो बॉडी अलग अलग ए और बी हैं, ए की बॉडी के अंदर 3 आवेश है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। सबका अगर सम किया जाए तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 निकलेगा, ठीक है, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन उठेंगे। तो ये जब भी रहेगा, इस टोटल चार्ज इस बॉडी के अंदर 5 2 7 में से 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे कम हो ही नहीं सकता, उससे अधिक भी नहीं हो सकता। इसलिए उसके अंदर जो सिस्टम और चार्ज की संख्या क्या रहेगी, वो नियत रहेगी। दूसरी बॉडी है 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेशों की संख्या वो 12 है। वो किसी भी कीमत पे बाहर से कहीं एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना तो इस पर कमी आएगी ना तो अधिक। हाँ, ऐसा हो सकता है, आप देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये आपस में चेंज कर ले। चेंज करने का मतलब, ये बॉडी बी ही है और मैंने आपको दिखा दिया, ये आपस में एक्सचेंज करने का मतलब हो सकता है इसके पास 4 है तो 6 हो जाए, ठीक है, इसके पास कितना हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये पहले से जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है वो, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे शिफ्ट हो गए, और ये बॉडी कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस पर, और ये पहले से 6 इलेक्ट्रॉन इस पर था। यानी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन बाहर से लेन देन नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में फॉलो कर रहे हैं, घर के अंदर रह सकते हैं, परिवार के एक दूसरे सदस्य से मिल सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन बाहर से किसी के अलाउ
नहीं है, ये लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इसके फार्मूला Q इक्वल टू Q1 प्लस Q, चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। किसी भी बॉडी पे तो जितना टोटल चार्ज होता है सारे चार्ज का सम होता है, वो नियत रहता है। आगे है आपका क्वांटीकरण या थोड़ा सर्दी से प्रॉब्लम, क्वांटीकरण या परमाणुकता। क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन या परमाणुकता क्या कहलाता है, आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी जब भी आवेश किसी बॉडी पर होगा वो मिनिमम जो आवेश होगा उससे कम नहीं हो सकता। वो कभी भी जब भी रहेगा इंटीग्रल वैल्यू में रहेगा, यानी पूर्णांक के रूप में रहेगा, अपूर्णांक के रूप में नहीं रहेगा, भिन्न के रूप में नहीं रहेगा। तो आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश का यही गुण क्या कहलाता है, क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है। विभाजित होने का मतलब किसी भी बॉडी पे धातु पर कम से कम जो आवेश उपस्थित होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। इससे कम किसी बॉडी पे आवेश नहीं हो सकता। इससे कम अगर हम किसी बॉडी पे आवेश करना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मिनिमम चार्ज क्या होगा किसी बॉडी पे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, 1.6 यानी इसी का गुणक होगा, ठीक है। और इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे किसी बॉडी पर नहीं हो सकता। इसीलिए आगे मैंने लिखा हुआ अगली, किसी भी वस्तु पर E बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम से कम आवेश नहीं हो सकता। यानी इसको क्या कहेंगे, जब इससे कम नहीं होगा तो यही उसका फंडामेंटल चार्ज आएगा। फंडामेंटल चार्ज का मतलब मूल आवेश, यानी E इक्वल टू 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, यही क्या कहलाएगा, मूल आवेश। तो किसी बॉडी पे जो आवेश होगा वो मूल आवेश का मल्टीपल होगा, गुणक होगा। गुणक का मतलब उससे कम चार्ज उस बॉडी पे नहीं होगा, जो भी होगा इसी का गुणक होगा। यानी इसमें 1 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। वही चीज़ मैंने लिखा है, किसी भी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का गुणक पैन पूर्णांक के रूप में उपस्थित होता है। जैसे E की वैल्यू आपको ऊपर दिखाया हूँ मैंने, +E या -E। 2 से गुणा करेंगे 2E ± 2E, 3E ± 3E डॉट डॉट NE। तो Q इक्वल टू फार्मूला बन गया ±NE, जहाँ N क्या है, N एक पूर्णांक है, ठीक है। N एक क्या है, पूर्णांक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी भी वस्तु पर 16 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम आवेश हो सकता है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Q इक्वल टू N इंटू E, जहाँ Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इससे कैंसिल हो गया, N बराबर क्या आ गया, 1। तो 1 क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं हाँ, हो सकता है, हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी पे जब n की वैल्यू जब भी पूर्णांक आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। अगर n की वैल्यू सपोज करो, n की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1.5, तो क्या लिखते हैं हम, नो, नहीं हो सकता। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।